नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कमोडिटी कॉल। तो अगर आप भी शो में आना चाहते हैं, जानना चाहते हैं एग्री या फिर नॉन एग्री कमोडिटी पर कोई सवाल, आपने कोई ट्रेड लिया हुआ है या आपके पास है कोई फिजिकल पोजीशन, आप इन्वेस्टर हैं, किसान हैं या फिर ट्रेडर, सभी शो में शामिल हो सकते हैं। आपको बस करना यह है कि व्हाट्सएप नंबर पर जाकर हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आपको अपने सवाल भेजने हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू सवाल भेज सकते हैं। 7045220000 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इसके अलावा फेसबुक, ट्विटर पर जाएंगे तो CNBC आवाज के हैंडल पर जाकर ये शो लाइव देख भी सकते हैं, प्लस अपने क्वेश्चन भी पोस्ट कर सकते हैं #AskAwazCommodity लिखकर। तो ये तरीका इस शो में शामिल होने का। आपको हॉट पिक्स भी बताएंगे इस वक्त की, लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं क्या है हेडलाइंस। कल की 3% की तेजी के बाद क्रूड फिर पड़ा ठंडा। ब्रेंट का भाव $92 पर फिसला। ओपेक की सीमित कटौती और उसी तेल पर G7 देशों की कैपिंग की खबर से बना दबाव, लेकिन यूरोप में अब भी तैश में है गैस। गोल्ड सिल्वर ने फिर किया कमबैक। पिछले 3 दिनों से जारी है खरीदारी का रुझान। डॉलर में कमजोरी से मिला सपोर्ट। बाजार की नजर इस हफ्ते आने वाली ऑस्ट्रेलिया और यूरोपीय यूनियन की पॉलिसी पर। बेस मेटल्स में आज मिला जुला कारोबार। LME पर कॉपर, निकल और जिंक में खरीदारी, लेकिन एल्यूमिनियम में लाल निशान में कारोबार। डॉलर में कमजोरी से मिला सपोर्ट। NCDX पर कपास खरी में लगातार दूसरे दिन लगा लोअर सर्किट। 3 दिन में करीब 15% टूटा भाव, लेकिन M6 कॉटन में आज फ्लैट कारोबार। और त्योहारों पर और महंगा हो सकता है आटा। FCI का गेहूं स्टॉक 14 साल के लोअर लेवल्स पर। अक्टूबर तक स्टॉक में और गिरावट की आशंका, लेकिन चावल का स्टॉक ठीक ठाक। आप देख रहे हैं कमोडिटी कॉल और इस वक्त का बाजार का हाल पहले आपके सामने लेकर आते हैं, उसके बाद एक्सपर्ट सब इंट्रोड्यूस कराएंगे, लेंगे उनकी पिक्स भी। तो सबसे पहले तो एनर्जी पैक पर नजर डालेंगे। तो कच्चा तेल फिसला है और सुबह जहां शुरुआत हुई वहां से और कमजोरी एक्सटेंड हुई है। इंटरनेशनल मार्केट्स में $92 पर ब्रेंट है, लेकिन M6 पर 7000 के नीचे अब आ चुका है भाव। नेचुरल गैस में भी अब 1.5% कमजोरी है। 700 के तो नीचे फिसला ही है। अब 687 के लेवल्स देखने को मिल रहे हैं नेचुरल गैस में। गोल्ड और सिल्वर दोनों संभलने की कोशिश करते हुए गोल्ड तो फ्लैट है, लेकिन सिल्वर में 0.5% से ज्यादा की बढ़त देखने को मिल रही है। वहीं एल्यूमिनियम में सुबह हमने रुझान थोड़ा सा पॉजिटिव देखा था, लेकिन वो पॉजिटिव रुझान टिक नहीं पाया। अब फ्लैट या फिर नेगेटिव बार्स के साथ कारोबार हो रहा है। वहीं कॉटन सीड ऑयल केक में लगातार गिरावट। आज के सेशन में भी 6% नीचे है। स्पाइसेस का पैक भी ठंडा है आज। जीरा और धनिया स्पेशली 2% की कमजोरी दिखा रहे हैं। ग्वार पैक में भी आपको कमजोरी दिखाई देगी। तो ये है प्राइस एक्शन। अब ट्रेडिंग एक्शन कहां बन सकता है, इस पर करते हैं फोकस। हमारे साथ प्रियंक और साथ ही SSG फाइनेंस के प्रियंक उपाध्याय हैं और प्रति फिनमार्ट के मनोज कुमार जैन हैं। आप दोनों का ही स्वागत है। तो प्रियंक, पहले तो बताइए आपके हॉट ट्रेड्स क्या हैं इस वक्त। गुड इवनिंग दीपाली जी। आज हमारी पिक बेस मेटल कॉम्प्लेक्स से रहेगी। हमने देखा है कि कॉपर में एक रिबाउंड देखा था फ्रॉम लोअर लेवल्स और अभी 650 के आसपास के ट्रेड्स होते हुए देखे हैं हमने। तो यहाँ पे जो भी करेक्शंस आती है मुझे लगता है कि बाय करना चाहिए। काफी ओवरसोल्ड है, तो यहाँ से एक पुल बैक टूवर्ड्स 655-660 तक आ सकती है आने वाले कुछ दिनों में। तो यहाँ पे 636 के आसपास बाई किया जा सकता है। 624 का एक स्टॉप लॉस रहेगा, 655 के टारगेट्स रहेंगे। और दूसरी पिक हमारी एनर्जी कॉम्प्लेक्स से रहेगी। हमने देखा है कि नेचुरल गैस प्राइसेस में काफी गिरावट आई है और अभी 700 के लेवल्स के नीचे भी सस्टेन कर रहा है। तो यहाँ पे पुल बैक पे सेल की रणनीति रहेगी अराउंड 700 के आसपास। 720 का स्टॉप लॉस रहेगा और 670-660 के शॉर्ट टर्म टारगेट्स रहेंगे। ओके, आपका क्या ट्रेड्स आपकी तरफ से क्या रहेंगे मनोज जी, क्या हैं आपके रिकमेंडेशंस? नमस्कार दीपाली जी। आज हमारी यहाँ दोनों ही रिकमेंडेशन बिकवाली की रहेगी। एग्री कमोडिटीज में लगातार दबाव ही देखने को मिल रहा है। यहाँ पे रुपी में जो हल्की मजबूती आई है उसका भी असर यहाँ पे कीमतों पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। पहली पीक यहाँ पे कैस्टर सीड वायदा में रहेगी। सितंबर कॉन्ट्रैक्ट में 7400 के स्तर पर बिकवाली करके चलना चाहिए। 7480 के स्टॉप लॉस से नीचे में 7240 तक के लक्ष्य रखे जा सकते हैं। वहीं दूसरी पिक जो है वो मसाला कॉम्प्लेक्स से होगी। कोरिएंडर में यहाँ भी 11300 से 11400 के दायरे में बिकवाली की रणनीति बना के चलना चाहिए। 11620 का एक स्टॉप लॉस लगाए। नीचे में 11000 तक के लक्ष्य यहाँ रखे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये हैं सजेशंस आपके लिए, जहां पर 2 ट्रेड्स हैं मनोज जी की ओर से, दोनों ही बिकवाली की साइड पर हैं। लेकिन बात कर लेते हैं सोने चांदी की, जहां पर हमने प्राइसेस थोड़े रिकवर होते हुए देखे हैं
और पिछले 3 दिनों से थोड़ी खरीदारी हमने लोअर लेवल्स पर आते हुए देखी है। तो क्या सोने चांदी में एंट्री लेने का ये राइट टाइम है या फिर गिरावट और आ सकती है? इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मेटल फोकस के सीनियर रिसर्च कंसल्टेंट चिराग सेठ मौजूद हैं। चिराग जी नमस्कार, स्वागत है आपका। तो पहले तो ये बताइए, गोल्ड प्राइसेस का ट्रेंड फिलहाल क्या लग रहा है? हमने एक ठीक ठाक करेक्शन देखी है, फिलहाल प्राइसेस थोड़ा सा कंसोलिडेट हो रहे हैं। अब सवाल यही है कि जो अपकमिंग फेड की मीटिंग होगी उसका वेट करना चाहिए कोई नई खरीदारी करने से पहले, या इन लेवल्स पे भी धीरे धीरे एंट्री ली जा सकती है? गुड इवनिंग दीपाली। जैसे आपने कहा कि हमने ऑलरेडी बहुत अच्छी करेक्शन देख ली है कंसिस्टेंटली ओवर द लास्ट 2-3 महीने में, और इसीलिए नीचे के लेवल्स पे थोड़ी बहुत जरूर बाइंग आ रही है। बट मेरा मानना ये है कि अभी भी इन लेवल पे बाइंग नहीं कर सकते। अगर किसी को टैक्टिकल शॉर्ट टर्म में बाइंग करनी हो तो जरूर कर सकते हैं, बट लॉन्ग टर्म निवेशक ने अभी भी थोड़ा बहुत रुकना चाहिए, क्योंकि मार्केट में अभी भी वीकनेस बरकरार है। और जैसे आपने कहा कि फेड की जो मीटिंग है वो आगे का डिटरमाइन करेगी गोल्ड के दाम कहाँ जाते हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि हालांकि फेड हॉकिश ही स्टांस लेके चल रहा है और 75 बेसिस पॉइंट की बात कर रहे हैं, बट मार्केट शायद अभी 50 बेसिस पॉइंट प्राइसिंग करे, इसलिए आपको ये थोड़ा बहुत बाउंस बैक देखने को मिल रहा है। इसीलिए ऐसे सिचुएशन में जहां पे मार्केट 50 बेसिस पॉइंट प्राइसिंग करने की कोशिश कर रहा है, फेड काफी हद तक हॉकिश है, इस लेवल पे मैं किसी को बाइंग करने की सलाह नहीं दूंगा। तो आपको लगता है भाव और नीचे आ सकते हैं इसका मतलब, और कितना डाउनसाइड आप देख रहे हैं इन स्तरों से सोने में? अब देखिए दीपाली, हम पिछले 8 से 9 महीने से सोने चांदी में दोनों में एक बेरिश व्यू लेके बैठे हुए। हमारा मानना है कि 1680 से लेके 1650 डॉलर्स के भाव हमें इस साल के अंत तक जरूर देखने को मिल सकते हैं। तो इसीलिए इन लेवल्स पे फिलहाल ये जो बाउंस बैक आ रहा है उसके अंदर बाइंग अगर कोई करेगा और फेड का हॉकी स्टांस कंटिन्यू रहता है तो शायद उन्हें नुकसान हो सकता है। इसीलिए फेड की मीटिंग तक सोने चांदी में खरीदी नहीं करनी चाहिए। ओके, तो फेड की मीटिंग तक कोई पोजीशन नहीं बनानी चाहिए। चांदी का भी जिक्र कर दिया। अच्छा, चांदी में बाइंग तो नहीं करनी है, बट प्राइस के हिसाब से क्या व्यू है इन स्तरों से? कितनी नीचे डाउन साइड दिख रही है आपको? अभी भी यहाँ से $1 से $1.5 की मूवमेंट चांदी में दिखाई दे सकती है। चांदी में एक्चुअली एक चीज ये भी है कि बेस मेटल्स कॉम्प्लेक्स को भी चांदी ट्रैक करता है और प्रेशियस मेटल्स कॉम्प्लेक्स को भी चांदी ट्रैक करता है। तो क्योंकि दोनों में काफी हद तक सेलिंग आई हुई है पिछले कुछ महीने से, इसलिए चांदी में हमने एक स्ट्रॉन्ग अंडर परफॉर्मेंस दिखा हुआ है। हालांकि आप फिजिकल लेवल पे चांदी में जरूर बाइंग आ रही है, बट ये चांदी के दामों को सपोर्ट नहीं कर पा रही है। इसलिए हमारा मानना है कि चांदी में भी यहाँ से और $1 से $1.5 की गिरावट देखने को मिल सकती है। ठीक है, शुक्रिया चिराग आपका अपने व्यूज देने के लिए सोने चांदी पर। तो अभी खरीदारी की सलाह नहीं है चिराग की ओर से। फेड पॉलिसी का तो एटलीस्ट वेट करना ही चाहिए, भाव थोड़े और हल्के हो सकते हैं। प्रियंक, आपका क्या व्यू है? ब्रॉडर नहीं बट इमीडिएट आउटलुक क्या है प्राइस के हिसाब से, ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज के हिसाब से गोल्ड सिल्वर पर? देखिए, अगर वेरी शॉर्ट टर्म की अगर मैं बात करूं तो मुझे लगता है कि एक जो रिबाउंड देखा है हमने प्राइसेस में अराउंड 1690 के और लेवल से एक बार 1713 के आसपास अभी ट्रेड्स हो रहे हैं इंटरनेशनल मार्केट्स में। तो मुझे लगता है कि ये जो रीसेंट लोज है वो जब तक प्रोटेक्टेड रहते हैं तो वेरी शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स पर्सपेक्टिव से मैं बात कर रहा हूँ तो बाई किया जा सकता है। और यहाँ पे MCX की अगर मैं बात करूँ तो 50,460 के आसपास के रेट चल रहे, मे बी अराउंड 50,400-300 ये एक रेंज रहेगा जहाँ पे बाई किया जा सकता है। और स्टॉप लॉस जो है, जो रिसेंट लोस बने थे अराउंड 49,800 के आसपास, वो इमीडिएट बेसिस पे वो एक स्टॉप लॉस रहना चाहिए। और पुल बैक में हमें वेट करना चाहिए ऑन द हायर लेवल्स 50,800 to 51,000। ठीक है, चलिए, तो ये स्ट्रैटेजी इमीडिएट बेसिस पे आपको मिली है, स्लाइटली ब्रॉडर आउटलुक आपको चिराग ने दिया है। लेकिन अब बात कर लेते हैं एनर्जी पैक की। पहले फोकस करेंगे कच्चे तेल पर, जहां पर कल हमने एक तेजी आते हुए देखी थी, आज वापस से चाल ठंडी हो गई, या फिर कहें कि वापस जहां से चलना शुरू किया था कच्चे तेल ने वापस 19 स्तरों पर आ चुका है। अब ऐसी उम्मीद भी की जा रही थी कि ओपेक देशों के उत्पादन में कटौती से कच्चे तेल में फिर से उबाल दिखेगा, लेकिन कटौती काफी सीमित हुई है और रूस पर जो G7 देशों के प्राइस कैपिंग की खबरें हैं उससे क्रूड ठंडा पड़ गया है। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ एनर्जी एक्सपर्ट नरेंद्र तनेजा मौजूद हैं।
मिस्टर तनेजा नमस्कार, स्वागत है आपका। अब जैसे आप कह रहे थे उसी तरीके का आउटकम हमने आते हुए देखा है। ओपेक देशों की मीटिंग में क्या होगा इसका आकलन पहले लगाया जा सकता है, और इस बार तो ये लग रहा है कि एक फॉर्मेलिटी के लिए मीटिंग की गई थी क्योंकि प्रोडक्शन कट जो है वो बहुत ही नॉमिनल है। इंपॉर्टेंट ये है कि जो G7 देशों का में जो रूस पर एक्शन की बातचीत हो रही है ये शायद प्राइसेस को ड्राइव कर सकती है, इम्पैक्ट डाल सकती है। आप कैसे देखते हैं इन दोनों डेवलपमेंट्स को? देखिए, जो ओपेक का जो फैसला लिया वो तो एक सांकेतिक है, सिंबॉलिक है, उसका कोई बहुत ज्यादा रेलेवेंस नहीं है, क्योंकि ओपेक में जो बड़े देश हैं, सऊदी अरब, कुवैत, इराक पे उन पे काफी जोर है पश्चिम देशों का, खासतौर से अमेरिका का, कि अभी जो है आप कोई हलचल पैदा मत करिए, अभी थोड़ी स्टेबिलिटी जो मार्केट में आने दीजिए और कीमतों को थोड़ा कम होने दीजिए। जहां तक G7 के कंट्रीज की कैप लगाने का बात है, मुझे लगता है वो इफेक्टिव ही नहीं हो पाएगा। कैसे G7 जो है वो रशिया या वहां से क्या तेल हो, कौन देशों पर कैसे कैप लगा सकते हैं, और कोई उसका कोई औचित्य भी नहीं बनता है। मुझे लगता है उसको इम्प्लीमेंट करना मुश्किल होगा, क्योंकि रशिया रूस जो है वो काफी बड़ा तेल का उत्पादक है, और दुनिया का 12.6% जो तेल है वो रूस से रूस में उसका उत्पादन होता है। अब वो दुनिया में अगर पश्चिम के देश बंद कर रहे हैं तो वो और जगह बाजार को ढूंढ रहा है, और दुनिया का बड़ा 80% दुनिया के जो देश है वो तेल आयात करते हैं, 80%। तो इसका मतलब ये हुआ कि लगभग 170 देश हैं जो तेल आयात करते हैं। तो अगर पश्चिम के देश उन पर अंकुश लगाने की कोशिश करेंगे तो रूस दूसरी जगह से मार्केट ढूंढेगा, चीन के माध्यम से ढूंढेगा, ईरान के माध्यम से ढूंढेगा, या अन्य तरीके उसके ढूंढेगा। आफ्टरऑल जो रूस है वो भी इसी बाजार का बहुत बड़ा खिलाड़ी रहा है और ओपेक के साथ मिलकर उसने काम किया है। तो मुझे लगता है ये G7 का प्राइस कैप का जो फार्मूला है, मुझे नहीं लगता है कि ये कामयाब होगा। कोशिश कर सकते हैं लेकिन उसमें कामयाबी मिलेगी मुझे नहीं लगता है। भारत वगैरह पे जवाब जरूर वो दबाव ज्यादा डालेंगे, आप उससे तेल ना लें, लेकिन अगर तेल महंगा होता है और भारत को जो रूस डिस्काउंट देता है तो भारतीय रिफाइनर्स जो है कंपनियां वो भी उसके बारे में सोचेंगी, जैसा पहले भी लिया है आगे भी ले सकती हैं। तो मुझे लगता नहीं कि वो कामयाब होगा। लेकिन जो असली मुद्दा है वो ये है कि यूरोप के अंदर दिसंबर तक जो रूसी तेल आना बंद हो जाएगा, उसके बाद रूस जो है अपने बाजार कहाँ कहाँ ढूंढता है और उसको उसकी कितनी सफलता मिलती है। दूसरा ये कि यूरोप में जो मंदी आने का डर है वो कितनी मंदी लंबी होती है, कितनी डीप होती है, क्या वो डीप रिसेशन है या वो शैलो रिसेशन है, और अमेरिकी अर्थव्यवस्था में क्या होता है। तो मुझे लगता है कि ये ज्यादा बड़े जो हैं वो एक तरीके से पहलू हैं जिनको हमको देखना पड़ेगा। लेकिन एक बात तय है कि जब तक अमेरिका में संसद के चुनाव जो 2 महीने में होने हैं पूरे नहीं हो जाते, तेल की कीमतें बहुत ऊपर नहीं जाएंगी, क्योंकि अमेरिका राजनीतिक दबाव का प्रयोग करेगा और अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा तेल का उत्पादक भी है और बहुत बड़ा निर्यातक भी है। तो वो कीमतों पर अंकुश लगाने का प्रयास करेगा जिससे कि तेल की कीमतें ज्यादा ना जाएं। जब चुनाव खत्म हो जाएंगे और यूरोप में जाड़ा शुरू हो जाएगा, असली खेल तेल का तब शुरू होगा। ठीक है, शुक्रिया आपका मिस्टर तनेजा, क्विकली अपनी राय रखने के लिए और बताने के लिए कि किस तरीके से जो डेवलपमेंट्स हैं वो इम्पैक्ट डाल रही हैं प्राइसेस पर, लेकिन हमने एक दबाव आते हुए देखा है। बहुत संक्षेप में मनोज जी, कच्चे तेल पर क्या राय है? वापस 7,000 के नीचे है, क्या व्यू इन लेवल से? दीपाली जी, यहाँ पे जो ट्रेंड है वो नेगेटिव ही है। हमारा मानना है कि $88 अब WTI के लिए एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन चुका है और उसके ऊपर कीमतें सस्टेन नहीं हो पा रही है। तो बिल्कुल यहाँ सेल ऑन राइज की रणनीति बना के चलना चाहिए। अभी आज हम ऊपरी लेवल से काफी गिरावट देख रहे हैं, कीमतें फिर एक बार 7,070 से 7,140 के रेंज में आए तो बिकवाली के लिए बेहतर लेवल्स होंगे। 7,240 अब यहाँ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रहेगा। ग्रेजुअली कीमतें 6,800 6,770 को टेस्ट करती हुई नजर आएगी। तो कच्चे तेल में शॉर्ट टर्म ट्रेंड अभी यहाँ नेगेटिव ही है, सेल ऑन राइज की रणनीति बना के चलना चाहिए। आप देख रहे हैं कमोडिटी कॉल और फटाफट से लेते हैं सवालों को। संतोष है हमारे साथ उड़ीसा से। संतोष जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है? मैम, मेरा सिल्वर का बाय ही 54,900 में 5 लॉट का सिल्वर माइक्रा, तो उसमें मैं क्या स्ट्रेटेजी अपनाऊं, थोड़ा मेरे को बताइए। प्रियंक, 54,900 पर 5 लॉट बाय किए हुए सिल्वर के, क्या करें? देखिए, अभी फिलहाल जो है ट्रेंड है, ब्रॉडर ट्रेंड वो अभी भी डाउन साइड का बना है, बट मार्केट काफी ओवरसोल्ड है। तो ये पुल बैक हमने देखा था जो लास्ट 3-4 दिन से हमने देखा है। तो 51,850 के आसपास से अभी हम 53,900 तक आ चुके हैं। तो मुझे लगता है कि यहाँ से थोड़ा बहुत और अपसाइड में भी अराउंड 54,000
500 के आसपास तक आ सकता है, पर वहां से फिर से एक बार प्रेशर में आता हुआ दिखेगा चांदी। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि उनका जो बाइंग का पोजीशंस है, ये पुल बैक जहां तक भी आती है मे बी अराउंड 54,500 के आसपास, तो वहां पे एक बार एग्जिट ले लेना चाहिए। अभिषेक हैं जयपुर से। अभिषेक नमस्कार, बताइए क्या सवाल है? नमस्कार मैम, मेरे पास 5 टन कॉपर है फिजिकल पे, 730 रुपए का बाय है। पोजीशन को कैसे कट ऑफ करना है मैम, थोड़ा जानना चाहते हैं। ठीक है, 5 टन है कॉपर आपके पास 730 पर फिजिकल फॉर्म में है। क्या सजेशन रहेगा प्रियंक कॉपर पर? देखिए, कॉपर के प्राइसेस में हमने देखा था कि जून के महीने में अराउंड 800 के आसपास के भाव थे और वहां से एक वन साइडेड करेक्शन टुवर्ड्स 600 तक हमने देखा और वहां से अभी एक रिबाउंड आता हुआ देखा है। मुझे लगता है कि अगर उनके पास फिजिकल में पड़ा है तो अगर कुछ टाइम रुक सकते हैं तो मुझे लगता है फिर से एक बार उनको 700 टू 730 ये रेंज ऑन द हायर साइड मिल सकती है इन 1 to 3 मंथ्स होराइजन टाइम, और अभी 640 के आसपास है। और टैक्टिकल अगर मैं बात करूं तो आज हमने बाय कॉल भी दी है, 636 के आसपास बाय किया जा सकता है, 624 का स्टॉप लॉस रहेगा और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक बार फिर से 660 के आसपास तक के रेट्स इन वेरी शॉर्ट टर्म आ सकते हैं। मेजर सपोर्ट कॉपर को 600 का रहेगा। मनोज जी, आपके कमेंट्स क्या हैं कॉपर पर? चलिए, मनोज जी से बातचीत नहीं हो पा रही है, शो को समेटने का वक्त हो गया। शुक्रिया मनोज जी और प्रियंका आप दोनों का ही आने के लिए और अपने व्यूज देने के लिए, सभी कमोडिटीज पर क्वेरीज को आंसर करने के लिए। इसी के साथ कमोडिटी कॉल में इतना ही। ब्रेक के उस पर खबरें जारी है CNBC आवाज पर। नमस्कार।